स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट ट्रिक्स की दुनिया में। हम अक्सर संविधान की बात करते हैं, उसके आर्टिकल्स, उसके कानून, उसके संशोधनों की। पर कभी सोचा है कि उस मोटी सी किताब के पहले पन्ने में जो चंद लाइनें लिखी हैं वो क्या है? वो सिर्फ एक भूमिका है या पूरे देश का डीएनए कोड? आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें यही बताते हैं कि ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है, ये भारत का पूरा दर्शन है, एक वादा है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन शब्दों का मतलब समझना नहीं है, बल्कि उस सोच को पकड़ना है जिस पर हमारा देश खड़ा है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि प्रियम्बल को संविधान का आईडी कार्ड कहा जाता है। एक स्रोत ने तो इसे संविधान की चाबी तक कहा है। संविधान की चाबी। हाँ, यानी अगर आपको पूरा संविधान समझना है तो पहले इस चाबी को समझना होगा। ये हमें 3 चीजें बताती है: संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, भारत कैसा देश बनेगा, और ये अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। और इसकी जड़ें भी गहरी हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के 1946 के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से प्रेरित है, अच्छा। जो एक तरह से आजाद भारत का पहला सपना था। वाह, संविधान की चाबी, ये बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस चाबी से पहला ताला खोलते हैं। स्रोत इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं और पहला हिस्सा है सत्ता का स्रोत। इसकी शुरुआत ही उन 3 शब्दों से होती है जो हम सबने स्कूल में रटे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। सुनने में ये जितने आसान लगते हैं उतने ही मतलब क्रांतिकारी भी हैं, है ना? क्रांतिकारी ही है। इन 3 शब्दों ने हजारों साल की राजशाही और 200 साल की गुलामी को एक झटके में खत्म कर दिया। इन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी जनता की संप्रभुता का ऐलान किया। पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश में असली पावर किसी राजा, किसी बाहरी ताकत या सिर्फ संसद के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों के पास है। संविधान को बनाने वाले, उसे अपनाने वाले और उसे शक्ति देने वाले हम और आप हैं। मतलब ये कि संविधान हमें अधिकार नहीं दे रहा, बल्कि हम लोग अपनी इच्छा से इस संविधान को अपनाकर खुद पर शासन कर रहे हैं। ये सोच ही कितनी अलग है। हम किसी के सब्जेक्ट या प्रजा नहीं हैं, हम सिटीजन यानी नागरिक हैं। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। हर कानून जो बनता है, हर सरकार जो चुनी जाती है, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी वैधता हम लोगों से आती है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने खुद से किया है, और ये इस बात की नींव रखता है कि सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं। तो अगर सत्ता का स्रोत हम लोग हैं, तो सवाल उठता है कि हम लोगों ने मिलकर किस तरह का देश बनाने का फैसला किया। यहीं पर प्रस्तावना का दूसरा हिस्सा आता है, जो भारत के चरित्र या नेचर को परिभाषित करता है। इसमें 5 बड़े शब्द हैं: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जी, और ये 5 शब्द मिलकर भारत की पहचान बनाते हैं। संप्रभु मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहरी देश हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। लोकतांत्रिक मतलब सरकार चुनाव से बनेगी, और गणराज्य मतलब देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति खानदानी नहीं होगा, बल्कि चुना हुआ होगा। ये तीनों बातें तो काफी सीधी हैं। हाँ, ये तो क्लियर है। लेकिन अगले 2 शब्दों पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है: समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। सही कहा आपने। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे इतने जरूरी शब्द मूल प्रस्तावना में क्यों नहीं थे? क्या ये माना जाए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर या नेहरू ने, इन मूल्यों को जरूरी नहीं समझा था? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और कई लोग ऐसा सोचते भी हैं, लेकिन इसका जवाब थोड़ा अलग है। देखिए, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के मूल्य तो पूरे संविधान में पहले से ही मौजूद थे। अच्छा। हाँ, मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी, नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात कही गई थी। उन्हें लगा कि इन शब्दों को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ढांचा ही इसी पर खड़ा था। तो फिर 1976 में इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1976 तक आते आते देश का राजनीतिक और सामाजिक माहौल वो बदल चुका था। वो इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का दौर था। उस वक्त की सरकार को लगा कि इन मूल्यों पर देश में बहस छिड़ गई है और इन पर स्पष्ट रूप से जोर देना जरूरी हो गया है। तो इसे एक तरह का क्लैरिफिकेशन या रीएफर्मेशन कह सकते हैं। उन्होंने इन मूल्यों को, जो पहले से संविधान की आत्मा में थे,
अब उसके चेहरे पर लिख दिया। अच्छा, तो ये एक तरह से अंडरलाइन करने जैसा था। चलिए समाजवादी शब्द को थोड़ा और समझते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में रूस या चीन जैसा मॉडल आता है जहां सब कुछ सरकार का होता है। क्या भारत का समाजवाद भी वैसा ही है? बिल्कुल नहीं। और भारतीय समाजवाद की खूबसूरती इसी में है कि ये सोवियत मॉडल की नकल नहीं है। हमारा समाजवाद गांधीयन समाजवाद के ज्यादा करीब है। अच्छा। इसका मकसद आर्थिक असमानता को कम करना है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करके नहीं। ये एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का सपना है। आज हम जो मनरेगा या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं देखते हैं, जहां सरकार गरीबों को सहारा देती है, वो इसी समाजवादी सिद्धांत का सीधा नतीजा है। और पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर का मतलब भी सिर्फ ये नहीं है कि धर्म को मानना नहीं है, जैसा कई लोग समझते हैं। हाँ, भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिमी सेक्युलरिज्म से अलग है। पश्चिम में इसका मतलब है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखल नहीं देंगे, पर भारत में इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा और सबको अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी देगा। तो ये तो हो गई देश की पहचान, पर इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या वादा है? यहीं से प्रस्तावना का तीसरा और शायद सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा शुरू होता है, संविधान के उद्देश्य। इसमें 4 महान वादे हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 4 स्तंभ हैं जिन पर एक आदर्श भारतीय समाज की कल्पना की गई है। और ध्यान दीजिए, न्याय सबसे पहले आता है। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म हो। आर्थिक न्याय मतलब अमीरी गरीबी की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर किसी को वोट देने और सिस्टम में हिस्सा लेने का हक हो। हमारे देश में आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन जैसी नीतियां, क्या वो इसी सामाजिक न्याय के वादे को पूरा करने की कोशिश है? बिल्कुल, वो नीतियां इसी दर्शन से निकली हैं कि जिन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से अवसरों से वंचित रखा गया, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। इसके बाद आती है स्वतंत्रता, यानी सोचने की, बोलने की, विश्वास करने की और पूजा करने की आजादी। हमारे सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसी वादे की गारंटी हैं। और फिर है समानता, कानून के सामने सब बराबर और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके। मुझे याद है आयुष्मान खुराना की एक फिल्म थी आर्टिकल 15। उसने इस संवैधानिक मूल्य को बहुत असरदार तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया था। बहुत अच्छा उदाहरण है। वो फिल्म दिखाती है कि कैसे संविधान में लिखा एक आदर्श जब जमीन पर उतरता है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। और आखिर में इन तीनों को जोड़ने वाला धागा है बंधुत्व, यानी भाईचारा। इसी में एक लाइन है जो मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगती है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। ये गरिमा या डिग्निटी का क्या मतलब है? ये सिर्फ सम्मान से कुछ ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि हर इंसान की एक अंतर्निहित कीमत है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक वर्ग का हो। उसे सिर्फ एक संख्या या साधन की तरह नहीं देखा जा सकता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, तो उसका आधार यही व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत था। कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के लिए प्राइवेसी जरूरी है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता खोखले हैं। अच्छा। आप लोगों को आजादी और बराबरी तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उनमें एक दूसरे के लिए भाईचारा और सम्मान नहीं है, तो वो समाज एक नहीं रह सकता। ये बहुत गहरी बात है। तो हमने प्रस्तावना के दर्शन को तो समझ लिया, पर अब वो सवाल जो सबके मन में आता है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसकी कोई कानूनी ताकत है? मतलब अगर सरकार इन वादों पर खरी ना उतरे तो क्या हम प्रियम्बल का हवाला देकर कोर्ट जा सकते हैं? ये भारतीय कानून का सबसे दिलचस्प अध्याय रहा है। इसकी कहानी 2 बड़े केसों से जुड़ी है। पहले 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना सुंदर विचारों का एक दस्तावेज तो है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इसे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। अरे, ये तो इसके महत्व को बहुत कम कर देता है। मतलब ये सिर्फ एक सजावटी पन्ना रह गया? हाँ, उस वक्त ऐसा ही माना गया, लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। ये भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में।
इस केस में 13 जजों की बेंच ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का अभिन्न अंग है, बल्कि ये संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक और भारी शब्द आ गया। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या संसद इसे बदल सकती है, जैसे 1976 में किया था? बहुत अच्छा सवाल। मूल ढांचे का सिद्धांत ये कहता है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो संविधान की उन बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती जो उसकी नींव है। जैसे लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्षता? बिल्कुल, कानून का राज। केशवानंद भारती केस ने कहा कि प्रस्तावना में लिखे गए ये महान आदर्श भी उसी मूल ढांचे का हिस्सा हैं। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, पर वो इसके मूल सार को नष्ट नहीं कर सकती। वो लोकतांत्रिक को हटाकर राजशाही नहीं लिख सकती। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद संविधान बदल तो सकती है, पर उसकी आत्मा को नहीं छू सकती। ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो आज की तारीख में इसका स्टेटस क्या है? क्या ये सीधे तौर पर कोर्ट में लागू होती है? सीधे तौर पर नहीं। आप सिर्फ ये कहकर केस नहीं जीत सकते कि सरकार ने प्रस्तावना के बंधुत्व वाले वादे को तोड़ा है, लेकिन अब ये संविधान की व्याख्या का सबसे बड़ा आधार बन गई है। जब भी किसी कानून या आर्टिकल के मतलब पर कोई कंफ्यूजन होता है, तो जज ये देखते हैं कि प्रस्तावना की रोशनी में उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए। ये वो ध्रुव तारा है जो हमारे पूरे कानूनी सिस्टम को दिशा दिखाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो प्रस्तावना सिर्फ एक औपचारिक परिचय नहीं है, यह भारत का विजन डॉक्यूमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि इस देश में असली बॉस कौन है, हम भारत के लोग। ये हमें बताता है कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनना। और सबसे जरूरी, ये उन वादों की लिस्ट है जो इस देश ने अपने हर नागरिक से किए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज का दर्शन है। ये एक पैमाना है जिससे हम एक देश के तौर पर अपनी हर सफलता और विफलता को माप सकते हैं। हम इन वादों के कितने करीब पहुंचे और अभी कितना सफर बाकी है।